हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। और यह प्रश्न जो है बीपीएससी 133 का है। और अभी मैं आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूं, यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। सो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है दो रूपों में आ सकता है। पहला प्रश्न आ सकता है ऐसे कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसे नहीं देगा तो आपको घुमा कर दे देगा। कैसे? संघीय तथा एकात्मक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों ही प्रश्नों का मायने जो है एक ही है, तो आपको घबराना नहीं है और ना ही कंफ्यूज होना है। तो आपको प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना है और आंसर जो है आपको लिखना है। तो प्रश्न एग्जाम में आता है एकात्मक शासन व्यवस्था और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले उत्तर के अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित प्रकार के अंतर को देखने को मिलता है हमें, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप उस देश के सभी नागरिकों को समान सुविधाएं प्रदान की जाती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। ठीक इसके विपरीत संगठनात्मक सरकार में राष्ट्रीय एकता से संबंधित खतरा हमेशा बना रहता है। और इसलिए बना रहता है क्योंकि यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। समझ गए? पहला अंतर क्या है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप उस देश के सभी नागरिकों को समान सुविधाएं प्रदान की जाती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता में वहां पर वृद्धि होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत संगठनात्मक सरकार की अगर हम जाएं तो देखते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय एकता से संबंधित खतरा मंडराते रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दूसरा है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था जो है केंद्रीय सरकार के अधीन रहती है और सारा देश का शासन केंद्रीय सरकार ही चलाती है। समझ गए? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था जो होती है केंद्रीय सरकार के अधीन रहती है और सारा देश का शासन केंद्रीय सरकार ही चलाती है। ठीक इसके विपरीत संगठनात्मक सरकार में शासन का जो स्तर है दो रूपों में बटा रहता है। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा प्रांतीय स्तर। प्रांतीय स्तर के सरकार में अलग संविधान का प्रावधान व्यवस्था होता है और उसी संविधान के अनुसार जो है प्रांतीय सरकार को अपना कार्य करना पड़ता है। समझ गए? तीसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही प्रकार की सरकार होती है और इस तरह के शासन व्यवस्था में एक ही विधायिका, एक ही कार्यपालिका और एक ही न्यायपालिका सारे देश का शासन चलाती है। किसमें? एकात्मक शासन व्यवस्था में। लेकिन ठीक इसके विपरीत संगठनात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रों के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग विधानमंडल, अलग अलग कार्यपालिका और न्यायपालिका की सुविधा होती है। ये एक विशेष प्रकार का अंतर जो है हम एकात्मक शासन व्यवस्था में और संघीय शासन व्यवस्था में हम देख सकते हैं। समझ गए? तो यह रहा तीसरा अंतर। चौथा अंतर है, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख अंतर यह पाया जाता है कि एकात्मक सरकार में राज्य का शासन प्रणाली जो होता है केंद्रीय सरकार के पास होती है और वह किसी भी स्थिति में निरंकुश नहीं बन सकती है।
क्या कहा मैंने? एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख अंतर यह पाया जाता है कि एकात्मक सरकार में राज्य का शासन प्रणाली जो होता है केंद्रीय सरकार के पास होती है और वह किसी भी स्थिति में निरंकुश नहीं बन सकती है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियाँ विभाजित होती है और इस तरह की शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के कारण वह कभी भी किसी भी स्थिति में निरंकुश नहीं बन सकती है। समझ गए? बन सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुश बन सकती है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में नहीं बन सकती है। समझ गए? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर प्रिंट में, तो फिर से आप सभी को समझा दूँ। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख अंतर यह पाया जाता है कि एकात्मक सरकार में राज्य का शासन प्रणाली जो होता है केंद्रीय सरकार के पास होती है और वह किसी भी स्थिति में निरंकुश बन सकती है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां विभाजित होती है और इस तरह की शासन व्यवस्था में न्यायपालिका जो है सर्वोच्च होती है और वह कभी भी किसी भी स्थिति में निरंकुश नहीं बन सकती है। समझ गए? अगला पॉइंट है 5। इस 5 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह पाया जाता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था उन देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है जो बड़ी देश होती है। यानी कि छोटे देशों के लिए ज़्यादा लाभदायक कौन सी शासन व्यवस्था होती है? एकात्मक शासन व्यवस्था। जबकि बड़े देशों के लिए कौन सी शासन व्यवस्था लाभदायक होती है? संगठनात्मक शासन व्यवस्था। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और भूलना नहीं है। अगला पॉइंट नंबर के अंतर्गत लिखना है, एकात्मक शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह पाया जाता है कि इस तरह के शासन प्रणाली में एकल नागरिकता होने के कारण उस देश में वहाँ के नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और ना ही वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या कहा मैंने? एकात्मक शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह पाया जाता है कि इस तरह के शासन प्रणाली में एकल नागरिकता होने के कारण उस देश के वहाँ के नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और ना ही वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में देश के नागरिकों को सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है और साथ ही साथ इस तरह की शासन व्यवस्था में नागरिकों को अच्छे प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती है, जिससे वहाँ के लोग अपने जीवन में उन्नति कर सके। अगला नंबर पॉइंट है 7। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख अंतर यह देखने को मिलता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारे देश में एक ही कानून लागू होता है, जबकि संगठनात्मक शासन प्रणाली में हम केंद्र और प्रांतीय सरकार के लिए अलग अलग कानूनों को लागू होते हुए देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कानून लागू होता है सभी देश के नागरिकों के ऊपर, जबकि संगठनात्मक शासन प्रणाली में केंद्र के लिए अलग और प्रांतीय सरकारों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था जो है की गई है। अगला नंबर पॉइंट है 8। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में वहाँ के नागरिक अधिक कार्यकुशल होते हैं। वे अपने कार्यकुशलता के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को सही अंजाम दे पाते हैं, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में यह देखने को नहीं मिलता है। अगला है पॉइंट नंबर 9। इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार को नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कम खर्च करना पड़ता है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। यह भी हम अंतर देख सकते हैं। क्या कहा मैंने? एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार को नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें खर्च जो है कम करना पड़ता है, जबकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस सरकार में अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है। अगला नंबर अंतर है 10th। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि एकात्मक शासन प्रणाली में एकहरी नागरिकता, एकहरी नहीं एकहरी होगा, एकहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि संगठनात्मक शासन प्रणाली में हम दोहरी नागरिकता को देखते हैं। ओके, तो यह रहा संगठनात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार जो है परीक्षा में आता है।
सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जिस तरह से मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज करके बताया है और अपनी लैंग्वेज में बताया है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में लिखना है और तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप जो हैं टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आएंगे मैं इसका PDF जो है आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। सो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।